नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब बजट यह देखकर बनाया जाता था कि कौन सा चुनाव करीब है, आने वाला है वो चुनाव, तो उसमें नई ट्रेन की घोषणा कर दो, या उस राज्य को कुछ ज्यादा मांग हो रही है तो उस राज्य को जो थोड़े ज्यादा पैसे दे दो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण का बजट 2022 बही खाता 2022 ने एक भी चुनावी घोषणा नहीं की है, पर एक आधारशिला रख दी है नए भारत के लिए। ये कोई चुनावी बजट नहीं, ये कोई सेंटा क्लॉज बजट नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये बजट में कुछ नहीं है। ममता बनर्जी जी ने कहा कि ये पेगासस स्पिन बजट है। सीताराम येचुरी जी ने कहा कि यह एंटी पीपल बजट है। पर अगर मैं तथ्यों पर जाऊंगा तो यह भारत को आने वाले 25 साल में सुपर पावर बनाने वाला बजट है, विकास वाला बजट है। चिदम्बरम जी, आप कहते हैं कि ये पूंजीपतियों का बजट है। क्या बजट में 35% से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से नए रोजगार के अवसर नहीं बनेंगे? क्या गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने से पूंजीपतियों को फायदा होगा? क्या हर गांव में 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट पहुंचाने से पूंजीपतियों का फायदा होगा? क्या 60,000 करोड़ रुपए नल जल स्कीम से गरीबों का फायदा होगा कि पूंजीपतियों का फायदा होगा? चिदम्बरम जी, क्या 2 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों को एमएसपी देने से क्या पूंजीपतियों का फायदा होगा? चिदम्बरम जी, आप कहते हैं कि देश के गरीबों की याददाश्त काफी मजबूत होती है। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं और इसीलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2012 में आपने कहा था कि मिडिल क्लास का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि देश का मिडिल क्लास महंगी आइसक्रीम खाता है और महंगा पानी पीता है और महंगाई की बात करता है। आपको आलोचना करनी है तो करिए, पर 2022 के भारत को 1980 की सोच से नहीं चलाया जा सकता। अब वो दिन गए कि चुनाव करीब है तो चुनावी घोषणा कर दो। आज देश में 43 यूनिकॉर्न है दोस्तों, मतलब $1 बिलियन की कंपनी। पिछले साल $24 बिलियन का पैसा हमारे स्टार्टअप्स ने रेस किया था, इन्हीं कंपनीज ने रेस किया था, हमारे देश के युवाओं ने रेस किया था और नौकरियां दी थी। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो 2025 तक 200 यूनिकॉर्न इस देश के अंदर होंगे, मतलब $1 बिलियन की वैल्यू से ज्यादा वाली कंपनी। हम अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आज की तारीख में। तो सवाल यह है कि इतना फ्यूचरिस्टिक बजट को क्रिटिसाइज फिर पॉपुलिस्ट या इस कह के कि भाई ये एंटी पीपल है, गलत है, या पूंजीपतियों वाला है, ये आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली निराधार है। पर दो बात पे मैं इस बजट पे सवाल भी पूछना चाहता हूं। पहला कि अगर इस फ्यूचरिस्टिक 25 साल के विजन रखने वाले बजट में ओवरऑल सब्सिडी में 27% कमी क्यों हुई, इसके पीछे का रैशनल क्या है? क्या इससे गरीबों को नुकसान नहीं होगा? इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। और दूसरा कि क्या प्रगतिशील बजट में मिडिल क्लास गुम हो गया है? आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास का टैक्स जो है वो बढ़ाया नहीं गया है क्योंकि कोविड काल में मिडिल क्लास पे काफी समस्या हुई है, पर मिडिल क्लास की जेब में पैसे ज्यादा कैसे आएंगे, ये सवाल भी उठता है। इसीलिए मेरा आरोप है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों नहीं है, पर मैं अपने आरोप और दलील के पास आने के पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने आज ये प्रगतिशील बजट में मुख्य बातें क्या कही। In the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2
times the expenditure of 2019-20, this outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth recovery. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. मेरे साथ इस देश के 8 बजे के नंबर 1 शो में गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, तहसीन पूनेवाला, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर प्रवीण झा, सीनियर इकोनॉमिस्ट। मेरे साथ जुड़ रहे हैं तिलक चांदना जी, जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जुड़ रहे हैं, जो सीनियर सीपीआई लीडर हैं। और मेरे साथ देश की जनता स्टूडियो के अंदर मौजूद है, जो अपने अपने सवाल पूछेगी। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, 30 सेकंड अपनी दलील रखने के लिए मैं दूंगा हर आर्गुमेंट में, और अगर आप में से कोई एक दूसरे के ऊपर बोलेगा तो 10 सेकंड बाद मैं एक व्यक्ति के ऑडियो को कम कर दूंगा, जिससे एक व्यक्ति की आवाज सुनाई जाए। मैं ऑडियंस के पास मेरी रिपोर्टर तोशी मौजूद है, देश की जनता सवाल पूछना चाहती, पर मैं तहसीन पूनेवाला और गोपाल कृष्ण अग्रवाल आप दोनों से शुरू करना चाहता हूं, दिनेश वार्ष्णेय से शुरू करना चाहता हूं। तिलक चांदना आपके पास मैं आ रहा हूं। मेरे को बताइए तहसीन पूनेवाला जी, हर आपका क्रिटिसिज्म इस बात पे जस्टिफाइड नहीं है कि जब सरकार 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, जो पिछली बार से 35% ज्यादा बढ़ता है, तो क्या इससे रोजगार के नए अवसर नहीं क्रिएट होंगे? तहसीन पूनेवाला, ये आपकी सरकार में रघुराम राजन ने भी कहा था कि जितना ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, जितना ज्यादा सरकार एसेट्स के अंदर क्रिएट करती है, उससे रोजगार बढ़ता है, उससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। और ऐसा सिर्फ रघुराम राजन भी नहीं, जॉन एफ कैनेडी भी कहा करते थे कि अमेरिका इज गुड बिकॉज ऑफ इट्स रोड एंड ग्रेट बिकॉज ऑफ इट्स रोड। तो स्वागत करिए इसका। हमारी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और 23 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जो 27 करोड़ लोगों को यूपीए ने गरीबी रेखा के बाहर लाया था। दूसरी चीज, इस बजट में पूरे तथ्य ही गलत है, पूरे झूठ कहा गया है। मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को कुछ नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास ने कोविड के समय खाया था, लॉकडाउन को लेकर, और उनके लिए ना ही कोई टैक्स ब्रेक दिया गया है, नहीं कोई अपॉर्चुनिटीज दी गई है। कोई टैक्स ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है। तहसीन पूनेवाला कह रहे हैं, तहसीन पूनेवाला मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, पर मिडिल क्लास के लिए मैं गोपाल अग्रवाल आपसे भी ये पूछना चाहता हूं, मिडिल क्लास के साथ में आपने पब्लिक हेल्थ के अंदर इस बार का जो एक्सपेंडिचर है उसको कम क्यों किया है? आपने मुझे एक चीज बताइए कि इस बार का एक्सपेंडिचर आपने पब्लिक हेल्थ में कम कर दिया, आपने सब्सिडी के अंदर कम कर दिया, मनरेगा के अंदर कम कर दिया। तो मैं स्वागत करता हूं प्रगतिशील बजट का, पर यह कम क्यों, कमी क्यों? देखिए, कमी कोई नहीं की है। एलोकेशन का डिफरेंट मोड्स में होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत अगर जो सरकार ने 2.5 लाख करोड़ से बढ़ाया है, 5 लाख करोड़ को 7.5 लाख करोड़ किया है, स्टेट गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का एडिशनल सपोर्ट दिया है, एमएसएमई सेक्टर को 2 लाख करोड़ का माइक्रो सेक्टर को दिया, माइक्रो और मीडियम सेक्टर को, और 50,000 करोड़ का एमएसएमई सेक्टर को, और अर्बनाइजेशन के अंदर सैनिटेशन, हेल्थ केयर, वाटर, हर घर जल में एलोकेशन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 48,000 करोड़ की एडिशनल प्रोविजन किए। तो एलोकेशन का डिफरेंट मोड्स होता है, लेकिन किसी में कोई कम किया ऐसा नहीं है। रिवाइज्ड एस्टिमेट और बीच में कोविड के कारण कुछ चीजों में सडनली एकदम स्पॉट आया था, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार सरकार ने, आप आवश्यकता के अनुसार कह रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। मैं आना चाहता हूं तिलक चांदना और दिनेश वार्ष्णेय जी के पास में। दिनेश वार्ष्णेय जी, आपको इस बात का स्वागत
करना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 6,000 रुपए पूरी तरीके से मिल रहा है। आपको इस बात का स्वागत करना चाहिए कि 2 लाख करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री इस बजट के अंदर किसानों को एमएसपी का दे रहे हैं। इसका आप स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही दिनेश वार्ष्णेय जी, इसको आप एंटी पीपल कैसे बुला रहे हैं? क्या किसानों के साथ जो इस बजट में 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए वो एंटी पीपल, एंटी फार्मर कैसे? दिनेश जी देखिए, बात सुनिए, एक्चुअल टर्म में ये कम हुआ है। अगर आप इसको एक्चुअल टर्म देखें, ये बजट जो है चुप्पी बजट है। इस बजट में पीपीपी मॉडल है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात कर रहे हैं, चाहे रेलवे चाहे डिफेंस, उसमें पीपीपी मॉडल होगा। और पूरे विश्व के अर्थशास्त्री एक मत हैं इस बात में कि पीपीपी मॉडल जो है पूंजीवादी शोषण का एक तरीका है, जनता के स्रोतों का, सरकारी स्रोतों का। उदाहरण देता हूं, जयपुर एयरपोर्ट बना जनता के पैसे से, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल, और बेच दिया गया एक पूंजीपति को, दोस्त मित्र को। मुनाफा कमाएगा वो, बादाम खाएगा वो, और आपसे कहेगा ये लो बादाम के छिलके, इसकी आग जला के सेक लो। दूसरी बात, निजीकरण का जब चक्कर चलेगा, 142 सुपर रिच पे कुछ नहीं किया इन्होंने, कोई टैक्स नहीं लगाया। मजदूर, किसान और नौकरी पेशा का तो इन्होंने गड्ढे में डाल दिया। और सोच लीजिए कि ये जो अमृत बजट है, 25 साला बजट, जो 1 साला बजट होता था, वो 25 साला बजट का ये बहाना बना के पिछले 2014 से पहले कहते थे 1 साल, फिर 5 साल, फिर 7 साल, फिर 12 साल, अब 25 साल। 25 साल क्या, इन्होंने नोटबंदी से अब तक जनता की जेब खाली 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 खाली। देखिए, इस बात पे दिनेश वार्ष्णेय, मैं आपकी एक बात पे सहमत हूं और तिलक चांदना जी को लाना चाहता हूं कि मिडिल क्लास के लिए सरकार, दिनेश वार्ष्णेय जी मेरी बात सुनिए, इस बात पे मैं सहमत हूं कि मिडिल क्लास के लिए द गवर्नमेंट कुड हैव डन मोर। इस पे गोपाल अग्रवाल जवाब देंगे, पर तिलक चांदना जी, गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी बिजनेस टू बी इन बिजनेस इज व्हाट प्रिंसिपल आई बिलीव इन। तो जिस हिसाब से दिनेश वार्ष्णेय जी कह रहे हैं कि भाई पूंजीपतियों को एयरपोर्ट दे दिए, पूंजीपतियों को बिजनेसेस दे दिए, भाई बिजनेस तो पूंजीपति चलाएगा, तो ये पूंजीपति बजट कैसे? ये तो मेरे हिसाब से वेलफेयर बजट है, जब मेजॉरिटी स्पेंडिंग सोशल सेक्टर के अंदर होती हुई दिख रही है। तिलक चांदना जी, सीनियर टैक्स एक्सपर्ट एंड सीनियर इकोनॉमिस्ट। नहीं, मुझको लगता है कि हमको इस सारी आज की जो चर्चा है इसको थोड़ा सा बिल्कुल डिस्पैशनेट ढंग से देखना चाहिए और एक विचारशील हमको उसकी चर्चा करनी चाहिए। मुझको लगता है कि डिबेट से पहले, बजट के आने से पहले भी एक पूरे देश भर में ये चर्चा थी कि जो रिकवरी का जो प्रोसेस है, जो एक पूरी सेंचुरी में जो त्रासदी जो आई है, जो है पैंडेमिक के रूप में, उससे रिकवरी का जो मॉडल है वो क्या मॉडल होना चाहिए। और उसके 2 पक्ष चर्चा में हमेशा रहे हैं और चर्चा उस पर होती रही है कि हमको इनकम सप्लाई को एड्रेस करना चाहिए, सप्लाई साइड को एड्रेस करना चाहिए। मुझको लगता है कि डिबेट उन मुद्दों पर होनी चाहिए और उन मुद्दों से जब हम थोड़ा सा भटकने की कोशिश करते हैं तो मुझको लगता है कि डिबेट जो है वो डिरेल हो जाती है। डिरेलमेंट की बात कर रहे हैं प्रोफेसर झा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर गोपाल अग्रवाल और तहसीन के पास वापस आ रहा हूं। प्रोफेसर झा, ये तिलक चांदना जी का बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, इस पे मैं आपसे जवाब चाहता हूं। देखिए प्रोफेसर झा, अगर मैं फैक्ट्स पे आऊंगा तो इस देश के अंदर 36,000 to 37,000 टेक स्टार्टअप्स हैं जो एक्सपेक्टेड है 2025 के अंदर। अगर 2021 की बात करूं तो 43 न्यू टेक यूनिकॉर्न है, $24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 1400 डील के अंदर हुआ है, 11 आईपीओ हो चुके हैं। तो ये सब क्या देश की अर्थव्यवस्था की रिकवरी को इंडिकेट नहीं करता प्रोफेसर झा, जिसकी बात तिलक चांदना करे? तिलक चांदना प्रोफेसर झा को स्क्रीन पे रखे। प्रोफेसर झा जी, तो इसमें ऐसा है कि एक तरफ ये चीजें हो रही हैं जिसका आप स्वागत कर सकते हैं, करना ही चाहिए। इससे पहले क्या दूसरी तरफ ऊपर जा रही थी, डिमांड साइड वाली जो बात, दिनेश वार्ष्णेय जी आपके पास आऊंगा, अभी आप रुक जाइए। आप बोलिए, प्रोफेसर झा बोल रहे हैं, जेएनयू के सीनियर इकोनॉमिस्ट। दिनेश वार्ष्णेय जी प्लीज वेट, प्रोफेसर झा बोल रहे हैं आपके पास, उसके बाद आऊंगा। तिलक चांदना और प्रोफेसर झा को रखिए। प्रोफेसर झा जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो बातें आपने कही इनका स्वागत होना चाहिए। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप कहेंगे कि साहब इतने सारे स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा, लेकिन सवाल यह है कि डिमांड साइड में क्या हो रहा है, रोजगार में क्या हो रहा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, अगर सारे आंकड़े आपको बताते हैं कि तकरीबन 60% लोग जो हैं वो विपन्न हो गए हैं। आप 15-16 का आंकड़ा से लेके 21 तक का आंकड़ा देखें, ये सारे अभी जो हाल ही में आंकड़े आए हैं, आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे। तो डिमांड साइड वाला जो मुद्दा है उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता था, पहली बात। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आपने पहले कही कि वो नरेगा वाली बात जो थी उसको ध्यान में लाना चाहिए। मसलन जब आरई जो था, रिवाइज्ड एस्टिमेट जो था, वो
72,000 करोड़ से बढ़ के 98,000 करोड़ हो जाता है, तो उसको आप वापस 72,000 करोड़ पे क्यों ले आते हैं? तो इकोनॉमिक ये पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, तिलक चांदना जी, प्रोफेसर झा का आर्ग्यूमेंट है कि डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इतना ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है तो क्या उससे एलाइड एक्टिविटीज के अंदर डिमांड नहीं बढ़ेगी? पहला मेरा सवाल उठता है। मेरा दूसरा सवाल ये उठता है, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि मिडिल क्लास के जो तहसीन पूनेवाला बोल रहे थे, आई कंप्लीटली एग्री दैट मोर कुड हैव बीन डन फॉर द मिडिल क्लास, पर क्या 35% बढ़ोतरी तिलक चांदना पब्लिक एक्सपेंडिचर में डिमांड को नहीं बढ़ाएगा? तिलक चांदना निश्चित रूप से जब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को, और विशेष रूप से जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को, हमको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो ग्रोथ हुई है वो 5 लाख करोड़ से लेकर 5,42,000 करोड़ से लेकर 7.5 लाख करोड़ की जो बढ़ोतरी की गई है। और ये बजट में हमको सुनने को ये मिला कि वो इफेक्टिव जो उसका जो आंकड़ा है वो 10 लाख करोड़ को भी पार करता है। तो जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर देश में होगा तो मुझको लगता है जो ग्रोथ होगी, तो जो इनकम है वो ग्रोथ के माध्यम से, हम ग्रोथ के माध्यम से इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। मुझको लगता है कि ये एक शायद राजनीतिक, जो तत्कालीन राजनीतिक सोच नहीं है, एक स्टेट्समैन की जो सोच है उसका प्रतिबिंब हम आज उसका प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। मैं अब गोपाल अग्रवाल और तहसीन पूनेवाला के पास आने वालों पर देश की जनता मौजूद है। दिनेश चार्षणी आपके पास भी आ रहा हूं, उनके सवाल लेना चाहता हूं। मेरे पास युवा है, हाउसवाइफ है, तोशी मंडोला मेरी रिपोर्टर वहां मौजूद है। क्या जनता के क्या सवाल है? गोपाल अग्रवाल तहसीन पूनेवाला से जरा क्वेश्चंस को पूछिए, बताइए। तो तोशी मंडोला। बिल्कुल प्रदीप जी, मेरे साथ जो ऑडियंस है वो मिली जुली ऑडियंस है, युवा भी है, आम आदमी भी है, जो सवाल कर रहा है कि बजट को लेकर उनके पास कितना कुछ खास था, कितना कुछ खास नहीं था। सबसे पहले आप बताइए, युवा है, क्या सवाल है कि बजट को लेकर क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया आपको? मैम देखिए, इन्होंने जो सबसे बड़ी इशू करी है, 60 लाख ये नौकरियां 5 साल में देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। 17 मिलियन देश में बेरोजगार खड़े हैं। ये किस लॉजिक से, वो भी अगले 5 साल में? क्या इस तरीके से बजट प्रेजेंट होना चाहिए? जो 17 मिलियन लोग घर पे बैठे हुए हैं, मतलब एमबीए डिग्री होल्डर्स है, डॉक्टर मतलब बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स है, और वो घर पे बैठ के काम। पूंजीवादी बजट है कि आम गरीबों का बजट है? ये सवाल है कि नौकरियां कहाँ है? इसके अलावा पूछते क्या सवाल है आपका बजट को लेकर? मेरे हिसाब से बजट ठीक है ओपिनियन में, एंड इट्स क्रिप्टो की तरह मेरा बहुत ज्यादा झुकाव है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। मतलब एक इलीगल चीज को सेंट्रलाइज्ड वे में लाया गया, लीगलाइज वे में टैक्स लगाया गया। इंडिया का खुद का डिजिटल अभी इशू होने वाला है, ऊपर से एक्सपेंडिचर बढ़ा गया है। मैं फटाफट सवाल लेने की कोशिश दोनों सवाल तोशी दो सवालों को पहले लेना चाहता हूं। तोशी, आपने 2 सवाल पूछे वहां पे। गोपाल अग्रवाल, ये जॉब्स का क्वेश्चन आ रहा है। गोपाल अग्रवाल तहसीन पूनेवाला और दिनेश वार्ष्णेय को स्क्रीन पर रखे। देखिए गोपाल अग्रवाल जी, युवा सवाल पूछ रहा है कि जब रेलवे की कुछ 1000 भर्तियों के अंदर 70 लाख और लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो बेरोजगारी तो है। इस बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए आप क्या करने वाले, ये युवा पूछ रहा है, आप उसका जवाब दें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपके प्रश्न में ही, उनके युवाओं के प्रश्नों में ही उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा साथ पे आता है कि जब सरकारी नौकरियां या जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां, उसकी एक लिमिट है, उसमें इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतने बड़े युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार को खर्च बढ़ाना है ताकि डिमांड हो, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, वित्त मंत्री ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्लाउड इन करना है। तो वित्त मंत्री जी ने, इस सरकार ने, हमारी सरकार ने 35% इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा बढ़ाया है। 35% इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चे को बढ़ाए। गोपाल अग्रवाल जी, तहसीन पूनेवाला, इस आर्ग्यूमेंट को आगे ले जाते हुए मैं ये पूछना चाहता हूं, उसका काउंटर भी कर सकते हैं। जब सरकार पीएलआई स्कीम को लेके आ रही है, और हमने देखा है कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, कोई भी राष्ट्र जब आगे बढ़ता है, जब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज्यादा यूनिट स्टेप अप की जाती है, अब जब विश्व चाइना से देखकर इंडिया और ताइवान की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है, पीएलआई स्कीम सरकार लेके आई है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी उसको सब्सिडी दी जाएगी, उसको बेनिफिट दिए जाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए। तो इसका तो आपको स्वागत करना चाहिए, उससे तो रोजगार बढ़ने वाला है। कौन लगाएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? आपका ऑप्टिमल मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइजेशन, आरबीआई की रिपोर्ट, प्री कोविड 65% था। आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इसीलिए लोन इनटेक लो हो गया है, इसलिए कोई रिस्क नहीं ले रहा है, आपका कंजम्पशन गिर गया है, इसलिए पहली बार 45 वर्षों में आपके इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सारे तथ्य की बातें। दूसरी चीज, मुझे आज इतनी हंसी आई बजट में,
फाइनेंस मिनिस्टर कहती है भारत अपना डिजिटल करेंसी निकालेगा। भैया डिजिटल करेंसी का मतलब समझाए, क्या ये स्टेबल करेंसी होगा या फ्लक्चुएशन आप अलाउ करेंगे? क्या ये करेंसी रुपीस के अगेंस्ट गारंटीड होगा? आप कहते हो जो डिजिटल करेंसी है ब्लॉकचेन पे होगा, बिल्कुल सही प्रदीप भाई, मैं आपके साथ डिबेट पे था। ब्लॉकचेन पे क्या माइनिंग अलाउड होगा नहीं होगा? माइनिंग अलाउड होगा तो आपके ड्राफ्ट बिल में आपने माइनिंग को इलीगल किया, अलाउड नहीं होगा तो आपने ब्लॉकचेन पे लाया, आप कैसे माइनिंग रोकोगे? मतलब किसी चीज का कुछ नहीं, सिर्फ जुमला देना है, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना है। इनको बिल्कुल कुछ समझ में आता नहीं अर्थव्यवस्था का। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता अर्थव्यवस्था का। तहसीन कह रहे हैं, तहसीन मैं मिडिल क्लास वाले आर्गुमेंट को जस्टिफाई करता हूं, पर एटलीस्ट बजट एज अ डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट तिलक चांदना। तो तहसीन जब कहते हैं कि भाई ये जुमला है, ये सिर्फ आरबीआई ने इस करेंसी की बात करी, व्हाट इसकी रोड मैप नहीं दिया, क्या बजट एक डॉक्यूमेंट रोड मैप देगा? वो आने वाले पॉलिसी स्टेटमेंट में हमको मिल जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे तिलक चांदना। एक बात कहना चाहता हूं। अच्छा गोपाल अग्रवाल जवाब दे। तिलक जी आ रहा हूं, गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल। हाँ, अलग से सरकार ने ये जो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी पे एक अलग बिल का प्रावधान किया, वो पूरा लॉ चाहिए। एक बजट स्टेटमेंट में कोई क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं कर सकते। मैं उसी को बजट तो इसीलिए उसी का ड्राफ्ट पढ़ के कह रहा हूं। नहीं तो बजट एक मिनट आपके बात बोलता हूं। जी आपके बात बोलता हूं। जी देखिए, जब अलग से पूरा सरकार एक बिल लेके आ रही है जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगा, उसके बारे में सारे उसके प्रावधानों को देखेगा और उसके बाद एक लॉ बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। बिल्कुल सही, अपनी बात सुनिए सर, अब जवाब सुनिए। एक सेकंड और, डिजिटल करेंसी अलग है। आरबीआई डिजिटल करेंसी लेके आ रही है, क्रिप्टो करेंसी और तहसीन ये बात तो ये बात सही है। तहसीन मेरी बात नहीं, डिजिटल करेंसी जो गोपाल जी मेरी बात है वो सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग है। नहीं, ये आर्गुमेंट 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड सर, ऐसे तो ही मन की बात नहीं, 10 सेकंड फिर आप काम की बात सुनो। डिजिटल करेंसी जो होती है, जो अभी बात हो रही है, वो सेंट्रलाइज आरबीआई उसको क्लियरिंग करेगी। क्रिप्टो करेंसी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आई एम सेइंग दैट तिलक, मैं ये कहना चाह रहा हूं तहसीन कि आप करेंसी की बात करें, पर व्हाट इज इट इन फॉर द मिडिल क्लास? व्हाट इज इन इट फॉर द मिडिल क्लास? हमारे पे टैक्स नहीं बढ़ाया है, पर मिडिल क्लास के लिए जेब में पैसा और कैसे आएगा? अरे अर्बन सेक्टर, अर्बन सिटीज के लिए टियर 2 टियर 1 सिटी 3 के लिए इतने डेवलपमेंट ठीक है गोपाल अग्रवाल जी, तहसीन पैसा मिडिल क्लास के पास कैसे आएगा? हमारी जेब कैसे भरेगी? जाहिर सी बात है सरकार के खर्चे से। सर जाहिर सी बात है तभी आएगा मिडिल क्लास के पास पैसा जब जॉब्स बढ़ेंगे। जॉब्स बढ़ने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगने पड़ेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कोई नहीं लाएगा। मैंने आपको पहले सेगमेंट में बताया, लोन्स कोई ले नहीं रहा है, रिस्क कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। सर्विस सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, स्पास, क्या किया सरकार ने? सारा सर्विस सेक्टर कोविड के लॉकडाउन की वजह से खत्म हो गया है, उनके लिए कुछ नहीं किया इस बजट में। सर तीसरी चीज आपने कहा डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर है। सर कोई अंतर नहीं, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी। दूसरी चीज सर, ड्राफ्ट बिल मैंने पढ़ा, प्रदीप भाई ने भी पढ़ा, उस ड्राफ्ट बिल के अंदर कहा है कि ब्लॉकचेन पे माइनिंग इलीगल होगा। आप कहते हो कि हम ब्लॉकचेन पे लाएंगे, तो माइनिंग आप इलीगल कैसे करोगे? और इलीगल करोगे आप लोगों को पकड़ोगे कैसा? सर इस चीज का आप उत्तर दे दीजिए। क्या जो डिजिटल करेंसी आप ला रहे हो स्टेबल कॉइन्स होगा, क्या रुपी से? ये आर्गुमेंट, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्रिप्टो बिल के अंदर आंसर किया जाएगा। पर प्रोफेसर दिनेश वार्ष ने, गोपाल जी रुक जाइए, गोपाल जी मुझे नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आना है। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट तिलक चांदना जी और प्रोफेसर दिनेश वार्षने जी, मैं आप दोनों और प्रोफेसर झा आपके पास आना चाहता हूं, पर पहले मैं दिनेश वार्षनी जी और तिलक चांदना जी आपके पास आना चाहता हूं। दिनेश वार्षनी जी, आपका क्रिटिसिज्म क्या 1980 की सोच के आधार पे नहीं है? जब 2022 के अंदर आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट में चाहिए, आईपीओ ज्यादा बढ़ रहे हैं, आज का डेटा यह है कि पिछले 5 साल के अंदर इस साल सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनीज ने पैसा आईपीओ से रेस किया था, तो इससे तो देश की अर्थव्यवस्था ही बढ़ रही है, इससे ज्यादा नौकरियां ही हो रही है। तो आप 1980 की सोच से 2022 के भारत को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? दिनेश जी देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, इस मोदी सरकार की एक बड़ी भौंडी नीति है और ये इस बजट में रिफ्लेक्ट हो रही है कि साहब हिंदुस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को चला देंगे। 71,000 करोड़ रुपया ये पहले ले गए, 20,000 करोड़ रुपया ये एक ले गए, 12.5 लाख करोड़ का एनपीए मार के बैठे हुए हैं सरकारी बैंकों का। मुझे बताइए, जॉबलेस ग्रोथ पिछले 2014 से लगातार हो रही है,
ऊपर से जनता की पैसा से चला पर गया। जॉबलेस MSME ग्रोथ हो रही है के तो लिए इस बजट में स्टार्टअप्स कुछ ज्यादा है नहीं। कैसे क्रिएट हो रहे हैं? कहाँ से जॉबलेस नौकरियां ग्रोथ हो रही मिलेंगी है मुझे तो बताओ। यूनिकॉर्न्स ज्यादा कैसे आ रहे हैं? जॉबलेस ग्रोथ हो रही है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है? 60 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी, अपने एक आप में सेकंड होल्ड योर थॉट। मेरे को इस पैरामीटर्स वक्त को एक डाउन छोटा सा ब्रेक लेना है क्योंकि देश की जनता इसको और सवाल पूछ रही है। दोस्तों देखिए देश की जनता कैसे रिएक्ट कर रही है। तुरंत अपने पैनलिस्ट के पास वापस लौट रहा हूं। तिलक चांदना जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए तिलक चांदना जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि मिडिल क्लास वाले आर्गुमेंट में कंप्लीटली जस्टिफाइड है, पर यह कहना कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि जब 62 एयरपोर्ट 2016 में और आज 2021 में 130 एयरपोर्ट हो जाते हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय बैंकों की बात करते हैं, ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों जो है वो इस वक्त कम है। सितंबर का जो नेट एनपीए वो 2.2% ऑफ जीडीपी है, ग्रॉस एनपीए 6.9% ऑफ द जीडीपी है। तो ये सब तो बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है कि कुछ तो हो रहा है इस देश में। प्रोफेसर तिलक चांदना और प्रोफेसर झारखंड, जय चांदना जी। मुझको बड़ा महत्वपूर्ण आपने विषय उठाया कि ये जॉबलेस ग्रोथ कब होती है। हमको ये समझ लेना चाहिए कि जॉबलेस ग्रोथ का निर्माण कैसे होता है। मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में कहा कि ये जो डिमांड साइड को एड्रेस करना और सप्लाई साइड को एड्रेस करना, अगर हम लोग इनकम को सीधा एड्रेस करते, लोगों की पॉकेट्स में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की पॉकेट में अगर सरकार और इनकम दे देती तो मुझको लगता है वो जो उससे जो इनकम से जो कंजम्पशन होती वो इन्फ्लेशनरी होती। सरकार ने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत इस बात का ध्यान रखा कि हमको ये जो एक्सपेंडिचर जो ग्रोथ क्रिएट करनी है उसका जो रूट है वो सप्लाई साइड का रूट है, ताकि जो अगर सप्लाई साइड की बात की जा रही है। प्रोफेसर झा, आपको तिलक चांदना जी को इस पे अगर आपको काउंटर आर्गुमेंट देना है, इन्फ्लेशनरी, मैं कंप्लीटली सहमत हूं कि इस वक्त महंगाई से मिडिल क्लास जो है वो त्रस्त है, मैं इस बात से सहमत हूं। पर जो बात तिलक चांदना कर रहे हैं कि सप्लाई साइड को देखा रखा है, क्योंकि डिमांड साइड पे जो आप बात कर रहे हैं और पैसे दे दिए जाते हैं तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और बढ़ सकते थे, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होता। प्रोफेसर झा सुनिए, आपका प्रश्न मैं समझ गया, बिल्कुल गलत तर्क है ये कुतर्क है। सप्लाई साइड में डिसरप्शन की वजह से इन्फ्लेशन होता रहा है। डिमांड साइड से कैपेसिटी जो हमारे यहाँ क्रिएटेड है उसका इस्तेमाल होता है, उससे जो है आउटपुट में वृद्धि होती है। ये सारी बातें जो हैं अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ककहरा है, तो इस तरीके से जो है गुमराह न किया जाए तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज इस चर्चा का कोई मतलब ही नहीं। आप सभी मेरे साथ जुड़े, प्रोफेसर झा, दिनेश वार्ष्णेय, तिलक चांदना जी। प्रोफेसर झा आप कह रहे हैं, मैं इस आर्गुमेंट को कल वापस ले जाऊंगा। तहसीन पूनेवाला, गोपाल अग्रवाल और दिनेश वार्ष्णेय जी और तिलक चांदना जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे लिए तो ये बजट विजनरी है, अपार्ट फ्रॉम मिडिल क्लास क्लियर करने के लिए। मैं सुरजीत भल्ला जी, डायरेक्टर ऑफ एट IMF को मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट IMF सुरजीत भल्ला लाइव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। सुरजीत भल्ला जी कैसे हैं आप? सुरजीत जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो पहला क्रिटिसिज्म इस बजट का आ रहा है वो ये आ रहा है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है इस बजट के अंदर। इस बजट ने मिडिल क्लास पे टैक्स तो बढ़ाया नहीं है पर कुछ दिया नहीं है। इज द मिडिल क्लास टेकन फॉर ग्रांटेड इन द बजट, मिस्टर भल्ला? देखिए, अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ कामी जो क्रिटिक्स हैं वो निकालेंगे कम। अब एक बंदा कहता है कि देखो ये आपने अमीरों को टैक्स नहीं किया, दूसरा कहता है कि देखो आपने मिडिल क्लास को गिफ्ट नहीं दिया। तो मेरे को बताओ कि डोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन 2/3 के लिए क्या क्या कर रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और बजट में आउटलाइन किया है। देखिए, कोई 30-40 साल से हमारी जो भी गवर्नमेंट आई है वो कहती है देखो हम गरीबों का ख्याल करेंगे, इन द नेम ऑफ द पुअर जिसको कहते हैं। इस गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 साल से और खासकर इस बजट में भी सारी डॉक्यूमेंटेशन की है, प्लानिंग की है, एक्शन की, लफ्ज नहीं, शब्द नहीं, एक्शन। तो पहले हम सुनते आए हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इससे ये भला होगा, वो भला होगा, कुछ नहीं होता था ग्राउंड लेवल पे। अब ग्राउंड लेवल पे हो रहा है और 5-6 साल से हो रहा है और होएगा। सुरजीत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चिदम्बरम जी ने यह कहा है कि यह बजट पूंजीपतियों का ख्याल रखते हुए बजट बनाया गया है। इस बजट में गरीबों को भूल दिया गया है और सिर्फ पूंजीपतियों का ध्यान रखा गया है।
और ये क्रूअल बजट है, ये इस एस्पेक्ट पे क्रूअल है। आप मुझे बताइए, आप तो बात कर रहे हैं 70% ऑफ इंडिया की, पर चिदम्बरम जी बोल रहे हैं कि ये बजट है जो 2% ऑफ हिंदुस्तान के लिए बनाया गया। तो उसको आपको पूछना चाहिए, आपने पूछा भी होगा कि सबूत क्या है, व्हाट इज द एविडेंस कि ये नहीं है। उसने, आई होप द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर has seen what is happening to the stock market। अब स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गेन्स हैं, ये गरीब तो नहीं ना स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेट करता, तो उसको वो देखना चाहिए। और जब वो थे फाइनेंस मिनिस्टर में, तो जो फूड सब्सिडीज थी उसमें काफी लीकेज हुआ करता था। वो लीकेज गरीबों को नहीं जाता था, वो अमीरों को जाता था। तो अब ये बहुत खुशखबरी है कि अमीरों को टैक्स नहीं कर रहे हैं, ना लीकेज गरीबों का पैसा लेके अमीरों को दे रहे हैं। You know, Mr. Bhalla, why do I like talking to you and why are you so well watched in this country? Because your economic views are different, but they are straight from the heart with lot of data. मैं आपसे Mr. Bhalla ये पूछना चाहता हूँ कि आपका टॉप हेडलाइन क्या है इस बजट की? Because the opposition has said it's a zero budget. I don't want to go into what the government has said, what the opposition has said, but I want to know that as an economist, what's your biggest headline of the budget? क्या आपकी सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि? Very seriously, Yes. I came up with this headline, if you will, or description of the budget about half hour into the budget when I was talking to a friend of mine, because on days of budget people are corresponding on WhatsApp, etc. And I said, you know, for decades we have heard of in the name of the poor words. This budget outlines in action terms, based on the actions in the past, in the present, and continuing into the future, as to the poor, or the bottom 50%, 2/3. You know, it's very little understood that the food subsidy program, which is one of the big successes of this government, not to mention vaccination, that is for the poor. Otherwise, all the poor are able to get vaccinated. This hasn't even happened in the US. So our target rates, I would plead with you, you please go and talk to people and look at what the evidence is outside and what the evidence is in India on vaccination. It's one of the biggest success stories. It's the biggest success story is also the interface system, also Aadhaar linked. No, I, Mr. Bhalla, completely agree with you that India's vaccination story has been super successful. Another positive aspect, which is the growth of the startups in India. जिस हिसाब से startups बढ़े और जिस हिसाब से IPOs बढ़े, Mr. Bhalla, पर Mr. Bhalla मेरी बात तो सुनिए आप। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और दिल से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये देश का नंबर 1 शो 8 बजे का, कि क्या 8 करोड़ टैक्स पेयर्स को नजरअंदाज कर दिया गया इस बजट के अंदर? देखिए, look, you know, one, there has been no tax increase. Second, the corporate tax cut of 2 years ago, of 2019, September, is now paying very rich dividends for the government such that it can spend for the poor and get more revenue. Again, what has happened is increased compliance. That's what you want. You want results. You don't want platitudes. You don't want, I'm doing this for the poor, I'm taxing the rich, etc. When we knew and know that all of that is vacuum. So look at actions. It's very simple. Look at actions, Mr. Bhalla, is what you are saying. Mr. Bhalla, you are saying look at actions, which is last question to you. You are saying look at actions. You justified that. You said look at actions. I really want to know, Mr. Bhalla, मैं आपसे seriously ये जानना चाहता हूँ, Dr. Bhalla, कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अब मेरे को लग रहा है धीरे धीरे क्रिप्टो बिल भी आने वाला है। इस वक्त हिंदुस्तान ने कहा है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएगा। आप इसको कैसे देखते हैं कि हम जो क्रिप्टो के प्रति रेगुलेशंस को देख रहे हैं, टैक्सेशन को देख रहे हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ वेस्ट इज लुकिंग एट इट और यूएस इज लुकिंग एट इट? हाउ आर यू लुकिंग एट इट? Okay. So crypto is first of all let's discuss very briefly the origins of crypto. The origins of crypto were, in my view, primarily to evade taxes. And what we have done now is, and what the US has done, so in China they banned it, so you can't use crypto.
In the US, they've heavily regulated it. And what we have done, taken a step, the first step, and I think other countries will follow, and again, pioneering, number one in the world, that we have legalized it. And we have basically said that this will be issued by the RBI. So it's about as legal as you can get. जी And you've said, look, this is primarily for speculative purposes. We may not have said that in so many words, but the 30% tax rate that is there on crypto is precisely the tax rate that you pay on short-term losses, short-term gains. Exactly that. ओके And that's it. It's a short-term speculative thing which we are treating. We're not banning it. In the olden days, our government would have banned आप कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से? बल्ला जी 10 सेकंड है, 5 सेकंड है मेरे Look, पास, फिर मैं I think 10 में से कितने नंबर look, दे रहे हैं? I have watched budgets, evaluated budgets for the last 30 I plus know. years. Number. And I would say that this is, and what is remarkable, that in this previous 7 years, some of the 3 best budgets of all time have been presented. Wow. And I think if all things considered, this is the best budget I've seen. This is a huge headline, Mr. Bhalla, and I can say I'm missing you on elections, Dr. Bhalla. Come back to India soon. I'm missing you on election coverage. Come back to India soon, but I love to hear your economic views. Thank you so much for joining me. दोस्तों मेरे साथ ऑडियंस मौजूद है और मेरे साथ सीनियर टैक्स एक्सपर्ट तिलक चांदना मौजूद है। ऑडियंस कुछ सवाल तिलक जी से लेना चाहती है। मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूं उनके क्या सवाल है बजट पे। तोशी मंडोला 2 सवाल ऑडियंस के, हमारे सीनियर टैक्स एक्सपर्ट सीनियर इकोनॉमिस्ट तिलक चांदना उसका जवाब देंगे। प्रदीप जी, सवाल बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जो आवाम है वो सवाल ही सवाल दाग रही है। पहला सवाल बताइए क्या है आप? मैम, मेरा सवाल सीधा ये है कि आप कहते हो कि हमारे देश में संस्कृति को प्रमोट करते हो, दूसरी तरफ आप सारा बजट इंग्लिश में पेश करते हो, क्या ये संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है? अंग्रेजी पे सवाल, संस्कृति पे सवाल। सवाल बताइए अपना। मिडिल क्लास बिजनेसमैन सबसे ज्यादा इस कोरोना काल में वो हुआ है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं लाया गया रिलीफ। कोविड में क्या करा है उसके लिए कोई बजट नहीं है। सवाल बताइए, सवाल। मैम, मिडिल क्लास को क्या मिला है? महंगाई से हमें कैसे निजात मिलेगी? हमने बजट शुरू होने से पहले थोड़ी देर पहले ही देखा कि गैस के दाम बढ़ गए थे, तो इससे क्या मिला मिडिल क्लास को? महंगाई को कैसे कम? महंगाई, बेरोजगारी, संस्कृति, अंग्रेजी में बजट, ये तमाम सवाल है जो सवाल किए हैं यहाँ की जनता ने। जी बिल्कुल, तिलक चांदना जी इनका प्लीज जवाब दे। देश की जनता के सवाल है, आप कैसे देखते हैं सीनियर टैक्स एक्सपर्ट, सीनियर इकोनॉमिस्ट इन सवालों को? मैं अपने जो युवा मित्र जो ऑडियंस में बैठे हैं उनसे उनको बधाई देता हूं कि जो प्रश्न वो उठा रहे हैं बहुत महत्व के प्रश्न हैं। वो जानना चाहते हैं, सरकार से जानना चाहते हैं, इस देश से जानना चाहते हैं, इस देश के पॉलिसी एडवाइजर से जानना चाहते हैं कि ये जो इतना जो त्रासदी हुई और उसमें जो मिडिल हमारा जो इनकम ग्रुप है उसको जो हिट हुआ, उसके लिए बजट ने क्या किया। इसके देखिए, इसके आंसर 2 तरह से, इस सारे इशू को हमको 2 तरह से देखना चाहिए। एक तो सरकार के सामने ये ऑप्शन थी कि वो इमीडिएटली हमारे मिडिल क्लास ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ कंसेशन देती, उनको राहत देती, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करती। ये वास्तव में एक ऑप्शन थी सरकार के पास, परंतु दूसरी ऑप्शन जो सरकार के पास थी उसको भी हमको जानना जरूरी है कि सरकार के व्यय में हम सब जानते हैं कि इस कोरोना काल से, इस कोविड के कारण से बहुत अधिक सरकार को खर्च करना पड़ा है। लगभग 40 से 50 हजार, अगर हम एक छोटी सी बात करें तो वो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का खर्च है। तो सरकार के पास ये एक कहते हैं कि इसको हॉब्सन चॉइस थी कि वो क्या सीधी इनकम राहत मिडिल क्लास को दे, या जो हमारा जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, उसको मजबूत करे, उसके रिकवरी के जो लॉन्ग टर्म जो उनकी जो प्लान है उस पर ध्यान दे। नंबर कितने देंगे चांदना जी? तो ये हमको मतलब मुझको लगता है कि सरकार के सामने ये बहुत मुश्किल चॉइस थी, और सरकार ने जब ये कहते हैं कि कभी कभी हम इंग्लिश में कहते हैं कि उस बुलेट को बाइट किया है, कि उनको लगा कि जो मिडिल क्लास, जो मेरा देश का जो मिडिल क्लास है, वो को जो है इस सारी त्रासदी को और उसके उपरांत के जो उस पर जो चोट लगी उसको सहने में वो सक्षम है और उससे निकलेगा। परंतु हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस देश में जो मिडिल क्लास है
उसको इनकम, इमीडिएट इनकम अपनी पॉकेट में ज्यादा चाहिए क्या? उसको अच्छी रोड्स चाहिए, उसको अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, उसको जो सरकार जो खर्च करती है वो सही मायने में, सही दिशा में, सही जगह लगे। नंबर कितने देंगे? 2 सेकंड तिलक जी, 10 में से नंबर। मुझको मैं नंबर गेम में जो अपने अभी जब डॉक्टर भल्ला को हमने सुना और मैं उस बात को एंडोर्स करना चाहता हूं कि शायद ये बजट मेरी याद में जो अभी तक जितने बजट आए हैं उसमें से श्रेष्ठतम बजट की बात हो रही है। मतलब समझना होगा, सीनियर टैक्स एक्सपर्ट तिलक चांदा ने मुहर लगा दी, सुरजीत भल्ला ने मुहर लगा दी। देश की जनता के पास सवाल है दोस्तों, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है, मेरे पे फुल फ्रेम आ जाए प्लीज। मेरे पे सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए बात यह है कि मैंने एक ऐसे राजनेता को देखा है कि जिसने चुनावी फायदे के लिए कोई चुनावी घोषणा नहीं करी, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बजट मेरे लिए खास है, बिकॉज उनके लिए शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन्स जो है कंट्री के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं थे। इसीलिए मैं इस बजट को डिफरेंशिएटेड कहूंगा। मेरे साथ आप सभी जुड़े इस नंबर 1 शो में, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।